हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरा हुआ है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर भारी भरकम हाथी तक यहाँ लाइफ बेहिसाब फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हालांकि लोगों के लिए यह चमत्कार है, लेकिन विज्ञान जगत हमें बताता है कि यह सब अस्तित्व में कैसे आया। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन वो शख्सियत रहे जिन्होंने जीवन को एक नए नजरिए से देखा और एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बात की। अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने समझाया कैसे बंदर से इवॉल्व होकर इंसान अपने मॉडर्न रूप में आए। उनके इस विचार ने जहां विज्ञान को एवोल्यूशन का अर्थ समझाया, वहीं कई लोगों ने इस थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। आज भी कई लोग इंसान के दूसरे स्पीशीज से इवॉल्व होने की थ्योरी को नहीं मानते। वो ये दावा करते हैं कि इस थ्योरी में कई लूप होल्स हैं और ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन के दिमाग का एक फिक्शन है जो सुनने में तो मज़ेदार लगता है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चार्ल्स डार्विन सच में अपनी थ्योरी में गलत थे? क्या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज केवल एक मिथ थी? क्या सच में अपनी वीडियोस में जिन थ्योरी को हम बार बार आपके सामने पेश करते रहे हैं वो गलत थी? आज की वीडियो में चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन क्रिएशन को लेकर धर्म और विज्ञान जगत के बीच की खाई हमेशा से गहरी रही है। सदियों से कुछ लोग ऐसे रहे जिनका विश्वास रहा कि इंसान और जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे बनाने के पीछे किसी क्रिएटर का हाथ है और ये क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका विश्वास है कि धरती पर जीवन के विकास का काम कुदरत ने किया। प्रकृति ने बिना किसी मदद के लाइफ की अनगिनत वैरायटीज को क्रिएट किया और धीरे धीरे इन्हें इवॉल्व किया। सदियों से इन दोनों ग्रुप्स के बीच चल रही एवोल्यूशन की बहस की शुरुआत के जिम्मेदार रहे चार्ल्स डार्विन। 1831 में न्यूट्रलिस्ट और एक्सप्लोरर के रूप में जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में ये इंसान विज्ञान जगत की नींवें हिला सकता है। अपनी 5 साल की यात्रा में उन्होंने कई ऐसे फॉसिल्स, प्लांट्स, स्पेसिमेंस और जानवरों को इकट्ठा किया जो अपने अपने अंदाज में विकास की कहानी सुनाते थे। 22 सालों तक फॉसिल्स और अपनी थ्योरी पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को दुनिया के सामने पेश किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि प्राचीन समय में धरती पर वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये सभी स्पीशीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। 1859 में अपनी किताब में उन्होंने इसी आइडिया को पेश किया और दुनिया भर में तहलका मच गया। इस किताब में चार्ल्स डार्विन ने 3 बड़े दावे किए। उनका पहला दावा था कि धरती पर जीवन कई मिलियन बिलियन साल पुराना है। जब इंसान अपने अस्तित्व में भी नहीं थे, तब भी जीवन किसी न किसी फॉर्म में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था। चार्ल्स डार्विन का दूसरा दावा था कि धरती पर जीवन की शुरुआत केवल एक या फिर कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई जो वक्त के साथ इवॉल्व हुए और कई मिलियन स्पीशीज के बनने के लिए जिम्मेदार रहे। सीधी भाषा में कहें तो कुछ स्पीशीज से ही धरती पर सभी प्रजातियां इवॉल्व हुई। उनका तीसरा और सबसे चौंका देने वाला दावा था कि एवोल्यूशन और क्रिएशन की इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदार कुदरत थी, यानी कि प्रकृति ने ही आज की प्रजातियों को चुना और वक्त के साथ इवॉल्व किया। डार्विन के कहने का मतलब था कि हमें बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि मदर नेचर थी। अपनी इस थ्योरी को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का नाम दिया। उन लोगों के लिए ये थ्योरी भले ही एक खतरा थी जो मानती थी कि हमें बनाने वाले क्रिएटर यानी कि भगवान थे, लेकिन सवाल उठता था कि आखिर डार्विन किस हद तक सही थे। उनके सभी दावे सही थे या महज फिक्शन का हिस्सा था? सबसे पहले बात करें उनके पहले दावे की, तो डार्विन ने अपने दावे में ये कभी नहीं कहा कि जिंदगी की शुरुआत कब और कैसे हुई। उन्होंने बस ये कहा था कि धरती पर जीवन कितना पुराना है, इसका अस्तित्व मिलियन ईयर्स से भी पहले हो सकता है। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि पृथ्वी पर जीवन नया है और इसे शुरू हुए केवल 10,000 साल का समय हुआ है। खुद भगवान ने जीवन को बनाया है। इन दोनों मतभेद के बीच सभी जवाब को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च शुरू की। जीवन के प्रारंभिक निशान को खोजने के लिए उन्होंने समुद्र से लेकर दूर दराज में स्थित पुराने रॉक्स की तरफ अपना रुख किया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जियोलॉजिस्ट ने उस हिस्से में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स को ढूंढा जो सबसे पुराना था और जहां कई पुराने जीवों की हड्डियां बरामद हुई थीं। इसके अलावा बायोलॉजिस्ट ने वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे में लिविंग स्ट्रोमाटोलिट्स की कॉलोनी को भी छाना
बढ़ाना ताकि जीवन के प्रारंभिक निशान को ढूंढा जा सके। पुराने सेडिमेंट्री और ऑर्गेनिजम्स की उम्र को जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने रेडियोलॉजी का इस्तेमाल किया तो उन्होंने पाया कि फॉसिल्स की उम्र 3.6 बिलियन साल पुरानी थी। इस अध्ययन ने साबित कर दिया कि डार्विन अपने पहले दावे में बिल्कुल सही थे। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि जीवन की एग्जैक्ट उम्र क्या थी, लेकिन उनका विचार और रिसर्च सही साबित हुई थी। खैर, केवल एक दावे पर खरा उतरना काफी नहीं था। डार्विन के अभी और 2 क्लेम्स जानना बाकी था। चार्ल्स डार्विन ने अपने दूसरे दावे में ये बात कही थी कि लाइफ एक या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई और कई लाखों सालों में इवॉल्व होती ही गई। एवोल्यूशन की इस होड़ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आज मौजूद सभी प्रजाति का विकास हुआ। अपनी किताब में उन्होंने ये भी बताया है कि ये सब कुछ सीधा सीधा नहीं हुआ, बल्कि पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ प्रजातियों का विकास हुआ और फिर उन प्रजातियों से बाकी जीवों का विकास हुआ। ऐसा करते करते एवोल्यूशन की दौड़ चलती रही और नए युग में कई अनगिनत स्पीशीज का विकास हुआ जिनका सोर्स एक ही था, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट, फीचर्स और रहन सहन का तरीका एक दूसरे से काफी अलग था। डार्विन की ये थ्योरी कई मामलों में वैज्ञानिक तथ्य जरूर प्रस्तुत करती थी, लेकिन विरोध करने वाले लोगों के पास इस मामले में एक ही तर्क था कि सब कुछ किसी एक ही क्रिएटर ने बनाया था और इन सभी प्रजातियों का जन्म एक साथ हुआ था। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने फॉसिल रिकॉर्ड का सहारा लिया। इसके साथ ही उन्होंने लिविंग स्ट्रोमा स्टोलाइट्स का भी अध्ययन किया, जो एक ही तरह के बैक्टीरिया से बने हुए थे। अपनी रिसर्च में इन्होंने पाया कि 3.6 बिलियन साल पुराने फॉसिल्स काफी कम और काफी सिंपल थे, जबकि मिलियन साल पुराने वाले फॉसिल्स हमें भारी मात्रा में मिलते थे और उनमें स्पीशीज की काफी वैरायटीज थी। इससे एक बात तो साफ थी कि जीवन की शुरुआत बेहद ही सिंपल फॉर्म में हुई थी, जैसा कि डार्विन ने कहा था। लेकिन अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि 14 मिलियन ईयर्स तक हम केवल एक सिंगल सेल क्रिएचर की तरह थे। फिर 2.1 बिलियन ईयर्स पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉसिल में उन्हें वही न्यूक्लियस वाले सेल मिले जैसा कि आज के 99% जीवों में पाए जाते हैं। अपनी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि सबसे पहला एनिमल 600 मिलियन साल पहले सी फ्लोर में पनपा। इसके बाद सर पैर के साथ पैदा होने वाले जानवर 500 मिलियन साल पहले पनपे, जो कि शुरुआती दौर के सिंगल सेल लाइफ से अलग थे। ऐसे में इनकी संख्या भी पहले पनपने वाले जीवों से ज्यादा थी। इससे पता चलता था कि वक्त के साथ स्पीशीज की वैरायटी ज्यादा होती गई और धरती पर ज्यादा से ज्यादा प्रजातियों का विकास हुआ, जैसा कि डार्विन ने अपने दूसरे दावे में कहा था। फॉसिल्स का अध्ययन हमें बताता था कि डार्विन की दूसरी थ्योरी बिल्कुल सटीक थी। पृथ्वी पर लाइफ केवल एक सिंगल सेल से उत्पन्न हुई थी। शुरुआती दौर में यह इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ आए बदलाव ने स्पीशीज की कई वैरायटीज को जन्म दिया और धीरे धीरे करके अनगिनत प्रजातियों का विकास हुआ। इसी एवोल्यूशन का हिस्सा इंसान भी था। दोस्तों, डार्विन्स के 2 क्लेम भले ही सच थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे चुनौती भरा दावा था नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन के मुताबिक इतने सारे स्पीशीज के जन्म के लिए नेचर जिम्मेदार था। डार्विन का मानना था कि धरती पर केवल वही प्रजातियां पनपी जिन्हें प्रकृति ने खुद चुना था, यानी कि कई सारी प्रजातियों में वही सर्वाइवल कर पाए जो सर्वश्रेष्ठ था और जिसने खुद को वक्त के साथ वातावरण में रहने के लिए एडॉप्ट किया। उनकी ये थ्योरी कितनी सच्ची थी, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने जंगल का रुख किया। वहां जीवन नई वैरायटीज में फल फूल रहा था। बायोलॉजिस्ट ने माना कि डार्विन के दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन का विचार जंगल से आया था, जहां प्रकृति अपने क्रूर रूप में मौजूद थी। यहां कई जीव जन्म लेके और रिप्रोड्यूस किए बगैर छोटी ही उम्र में मर जाते हैं और ऐसा ही हमें छोटे प्लांट्स और पौधे के साथ भी देखने को मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खतरों में रहने के बाद भी इनमें से कुछ जीव अपने सर्वाइवल के लिए अनोखे फीचर्स विकसित कर लेते हैं। इसी बीच ये जीव पृथ्वी पर ज्यादा समय तक जिंदा रह पाते हैं। इनसे पैदा होने वाले बच्चों में भी ये फीचर्स जन्मजात विकसित होते हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से इवॉल्व होती चली जाती है। चार्ल्स डार्विन ने इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था। डार्विन का मानना था कि कुदरत हमेशा उन्हें चुनती है जो भविष्य बनाते हैं, और जो भविष्य बनाते हैं वही एनिमल किंगडम में सर्वाइव करने के लिए फिट होते हैं। इसके अलावा डार्विन का यह भी कहना था कि जानवरों के विकास में आए शुरुआती बदलाव काफ़ी छोटे थे, लेकिन बढ़ती जनरेशन के साथ ये अंतर बड़े होते गए और इतने ज़्यादा बढ़ गए कि सिंगल सेल से विकसित होते होते कई स्पीशीज का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों ने जब डार्विन के इस विचार को जब आइस के एवोल्यूशन को समझना चाहा, तो अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि सभी जीवों की आंखें भी नेचुरल सिलेक्शन के चलते विकसित हुई थी।
543 मिलियन साल पहले पानी में रहने वाले जीवों को जब भोजन और अपने मेटिंग पार्टनर को तलाशने के लिए देखने की जरूरत थी तो नेचुरल सिलेक्शन के तहत उनमें स्टेप बाय स्टेप आंखों का एवोल्यूशन हुआ और यही थ्योरी शरीर के बाकी ऑर्गन्स के एवोल्यूशन के लिए भी काम करती थी। विज्ञान जगत ने पाया कि सदियों पहले डार्विन अपनी कही किताब में वो कहीं गलत नहीं थे। हालांकि उन्हें गलत करार देने वाले ग्रुप्स की कतार काफ़ी लंबी थी, लेकिन उनकी ये थ्योरी हर नज़रिए से खरी उतरती थी। आज भी नेचर को लेकर लोगों में कई सवाल हैं। आज भी लोग नेचुरल सिलेक्शन को कई मायनों में समझ नहीं पाए हैं। अगर आप इस विषय पर और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लिखिए। मैं इस वीडियो का जल्द ही पार्ट 2 जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।